नमस्कार बच्चों। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चल रही थी हमारी, और पिछले वीडियो में मैंने दो लाइन के समीकरण के बारे में आपको बताया था। लाइन के समीकरण के बारे में दोनों फॉर्म में, वेक्टर इक्वेशन तथा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, और दोनों कंडीशन में पहली कंडीशन ये किसी बिंदु से जा रही है और किसी दिए हुए वेक्टर के पैरेलल है, तब इक्वेशन दोनों फॉर्म में, या फिर दो बिंदु अगर दिए हुए हैं जिनकी स्थिति सदिश या निर्देशांक दिए हैं, तब उस रेखा का समीकरण जो दो बिंदुओं से होकर जाती है, वेक्टर इक्वेशन साथ साथ कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों की मैंने आपको सूत्र बताए थे। साथ साथ पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था दो रेखाओं के बीच में कोण जो होता है, कोण कैसे निकालते हैं। अब आते हैं दो रेखाओं के बीच की दूरी। पहले भी मैंने बताया था, जब हम प्लेन में दो रेखाएं खींचते हैं तो या तो वे दोनों पैरेलल होंगी, प्लेन की बात कर रही हूँ, टू डायमेंशनल की। अगर एक ही प्लेन में हैं तो वो दोनों या तो पैरेलल होंगी या पैरेलल नहीं होंगी, और अगर पैरेलल नहीं होंगी तो दिखाई दे या ना दे, कहीं ना कहीं आगे जाकर, क्योंकि रेखा असीमित होती है, इनफाइनाइट होती है, जितनी हम ड्रॉ कर रहे हैं सिर्फ उतनी ही नहीं होती, आगे तक चली जाती है। तो अगर वो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाकर वो एक दूसरे को काटेंगी, और अगर काटेंगी तब हम कहेंगे उनके बीच में डिस्टेंस ज़ीरो है। दो रेखाओं के बीच का डिस्टेंस का मतलब होता है वो दूरी की लंबाई जो दोनों रेखाओं पे 90 डिग्री का कोण बनाए। यानी इस पर भी 90 डिग्री, अगर एक रेखा ऐसी खींचें जो इस पर भी 90 डिग्री का कोण बनाए, इस पर भी 90 डिग्री का, तो ये जो दूरी है इसकी, ये जो रेखा है इसकी जो लंबाई है ये आपकी दूरी कहलाती है। जबकि अगर दोनों रेखाएं पैरेलल नहीं हैं तो कोई भी, मान लीजिए रेखा इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो इस पर 90 का नहीं बनाएगी, कहीं से भी खींच लीजिए और किधर भी चले जाएंगे, और सिर्फ वो जगह कहाँ आएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और यहाँ पर उस रेखा की दूरी क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसलिए अगर दो रेखाएं यदि एक पैरेलल नहीं हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस ज़ीरो होगा, इन केस अगर वो 2D होती है, यानी टू डायमेंशनल होती है, यानी एक ही पेपर पे होती है, एक ही प्लेन में होती है। लेकिन थ्री डायमेंशनल में ऐसा नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि दो रेखाएं पैरेलल होंगी। मान लीजिए दिख रही है, जैसे मेरी उंगली है, ये पेन है, ये पैरेलल हैं, डेफिनेटली पैरेलल होंगी, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी, और इनके बीच में भी दूरी जो होगी किसी भी बिंदु से, अगर इसके किसी भी बिंदु से इस पर लंब डाला जाएगा, 90 डिग्री की लाइन खींची जाएगी, तो वो इस पर भी 90 होगी, इस पर भी 90 होगी, जैसे कि इसमें है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर लाइंस पैरेलल नहीं हैं तो वे एक दूसरे को काटेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक लाइन ये गई, एक लाइन आपकी ये गई, ऊपर से टच नहीं कर रही, नीचे से गई या ऊपर से गई, आप देख रहे हो ना, तो ये पैरेलल है ना ही एक दूसरे को काट रही हैं। तब इनके बीच में डिस्टेंस, जब एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमें ऐसे बिंदु जरूर मिलेंगे जहाँ पर जिन दोनों बिंदुओं को अगर जोड़ें तो वो रेखा इस पर भी 90 डिग्री हो, इस पर भी 90 डिग्री हो। याद रखिए, दूरी का मतलब ये होता है कि वो रेखाखंड या वो लाइन सेगमेंट, दोनों के दोनों लाइन जिनके बीच की दूरी निकाल रहे हैं उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो ही वो दूरी कहलाएगी। अगर वो 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही किसी एक पर भी, तो फिर उसको हम डिस्टेंस नहीं कहलाएगा, वो दोनों बीच की दूरी नहीं कहलाएगी। तो यहाँ दो तरह की लाइंस होती हैं। एक को हम कहते हैं जब वे दोनों पैरेलल भी नहीं हैं और वो काट भी नहीं रही हैं, तो उस तरह की लाइंस को हम स्क्यू लाइंस कहते हैं। और दो तरह की लाइंस मिलेगी 3D में आपको, और दूसरी होगी पैरेलल लाइंस, यानी समानांतर रेखाएं। अभी हमने लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, तो लाइन की इक्वेशन, मान लीजिए पहली लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल्स टू A1। मैं अभी वेक्टर फॉर्म में लिख रही हूँ, फिर मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म में बताऊँगी। R1 बराबर A1 प्लस लैम्डा B1, ये एक आपकी लाइन है। ये दूसरी लाइन है
A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर अगर B1 के टाइम्स ऑफ लैम्डा B2 नहीं हुए, यानी B1 और B2 अगर पैरेलल नहीं हैं, और ये कैसे पता चलेगा पैरेलल नहीं है, जब ऐसी स्थिति आएगी तो वो पैरेलल नहीं है, और अगर ऐसी स्थिति आ गई तो वो पैरेलल होंगे। तो कहने का मतलब ये दोनों लाइन्स अगर पैरेलल नहीं हैं, अगर ये स्थिति नहीं आई, और अगर पैरेलल होते तो कौन सी स्थिति होती, ये A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर अगर है तो दूसरी वाला जो लाइन होती, अगर इस रूप में दूसरी लाइन होती तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होती। तो यहाँ से पता चलेगा कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है। ये क्या चीज़ है, ये वो बिंदु हैं जिनसे रेखा पास होके जा रही है। कहने का मतलब A1 वो बिंदु का स्थिति सदिश है या क्या कहेंगे पोजीशन वेक्टर है, A1 पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट का जिससे लाइन होके गुजर रही है। अब मैं यहाँ पर ये तो प्लेन की बताई थी, ये एक लाइन आपकी पहली लाइन है, और दूसरी लाइन अब ये मैं ऊपर से जब जा रही है लेकिन काट नहीं रही, या यूँ कह रहा यूँ बना लेती हूँ मैं, बट दे आर नॉट कटिंग क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में नहीं है। तो ये वाली लाइन किसी पॉइंट A है, ये पॉइंट A है तो इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर है, और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं वो वेक्टर B1 से डिनोट होते हैं। ये दूसरी लाइन है जो किसी पॉइंट A1 मान लो A2 से जाते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर है, और इसकी जो आप कहेंगे इसकी जो पोजीशन वेक्टर है, सॉरी इसका जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं या इसकी डायरेक्शन जो डिसाइड करता है वो B2 वेक्टर है। तब इनके बीच में अगर दूरी D है तो उसका सीधा फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, उसका प्रूफ नहीं बताऊँगी क्योंकि एक तो मुझे कैमरे पर ये बताने में दिक्कत आ रही है, सामने क्लास में तो इसको बताया जा सकता है। स्टिल आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट। तो जब इस तरह की दो लाइनें आप पहचानेंगे कैसे, आपको ये बताया नहीं जाएगा कि लाइंस पैरेलल हैं नहीं हैं, इसको देखकर आप पहचानेंगे। अगर ये दोनों सेम आते हैं कुछ कॉमन लेकर समथिंग करके, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो पैरेलल है, और अगर ये इक्वल नहीं है तब ये पैरेलल नहीं है। तो जब पैरेलल नहीं है तब उनके बीच में डिस्टेंस यानी B1 और B2 एंटायरली डिफरेंट है, तब उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा मॉडुलस A2 माइनस A1 डॉट B2 वेक्टर या B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। और अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं D, तब डिस्टेंस आएगा A2 माइनस A1 डॉट B वेक्टर सॉरी क्रॉस B वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ B वेक्टर। ये पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला है, ये आपका नॉन पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला है, स्क्यू लाइंस के लिए आप कहेंगे, स्क्यू लाइंस के लिए ये फॉर्मूला है। तो इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और फिर जब ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आएगी तो उसको आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके तब आप इसे यहाँ लगा लेंगे। क्यों और कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको उसे क्लियर करूँगी, क्योंकि उसका फॉर्मूला जो अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वो आपको पढ़ने में याद करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए ये तरीका ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। तो अब इसको एक्सरसाइज 6.1 पे 11.2 पर आते हैं, और जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आते हैं एक्सरसाइज 11.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, अब आपको जितना भी मैंने थ्योरी पढ़ा के आई हूँ उसके सारे कंसेप्ट्स आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 1 ये कहता है कि 3 लाइंस दे रखी है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं आपको, तीनों लाइन के शो करना है। तीनों लाइन एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर लंब हैं।
तो पहली जो रेखा है उसके डायरेक्शन कोसाइंस के हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस हम हमेशा एल, एम और एम से एन से डिनोट करते हैं। 3 लाइन है तो पहले के मैंने L1, M1, N1 मान लिया। तो L1 हो गया 12/13, M1 हो गया -3/13 जो दे रखा आपको, और N1 हो गया -4/13। दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस यानी दिक कोज्या हैं 4/13, M2 हैं 12/13 और M3 है आपका 3/13, M2 N2 3/13। और तीसरी रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस हैं L3 मानते हुए 3/13, M3 हो गया आपका -4/13 और N3 हो गया आपका 12/13। ये 3 अलग अलग रेखाएं हैं, तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं। इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है, यानी दिखाना है तीनों लाइन एक दूसरे पर लंब हैं। मैंने आपको बताया था 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं यदि पहली रेखा के दिक अनुपात, डायरेक्शन रेशियोज, कंडीशन याद दिला रही हूँ। 2 रेखाओं के दिक अनुपात हैं A1, B1, C1 पहली रेखा के, और दूसरी रेखा के A2, B2, C2। ये 2 रेखाओं के दिक अनुपात है, तो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी यदि A1, B1, A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 इन तीनों का प्रोडक्ट का सम, कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम अगर रिजल्ट 0 आता है। ये हमने बात करी थी डायरेक्शन रेशियोज के बारे में, जबकि यहाँ आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं। साथ साथ बताते चलूँ कि अगर मैं पूरी इस इक्वेशन को अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर से इनटू A2 का C1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूं इनटू करके, यानी इस पूरा ये पूरा एक डिजिट है आपके पास, नंबर है, ये कोई नंबर है आपके पास जो कैसे निकालोगे। A1, B1, C1 पता है, A2, B2, C2 पता है, तो A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो देखेंगे क्या आएगा। A1 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। ये इतना पोर्शन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको याद करा रही हूँ कि कैसे बना। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वो फॉर्मूला अभी तक मैंने बताया नहीं था आपको। और जो दूसरा मतलब डिवाइड किया है A2 के नीचे लगा दिया ये A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से B1 के नीचे यही और B2 के नीचे ये वाला प्लस C1 के नीचे फिर वही वाला ये वाला और C2 के नीचे अगेन ये वाला आपका A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ, इस पूरे नंबर से डिवाइड कर रही हूँ। तो इसने इसको डिवाइड किया, इसने इसको डिवाइड किया, इसने इसको डिवाइड किया और दोनों को अलग अलग कर लिया। और ये क्या बन गया, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। फिर से याद दिलाती हूँ, अगर ABC किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, तो उसको डायरेक्शन कोसाइन में कैसे चेंज करते थे, A अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² से डिवाइड करते थे तीनों को। तो ये क्या बन जाते थे, डायरेक्शन, तीनों को करेंगे तो ये क्या बन जाते थे, डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते थे। ये डायरेक्शन कोसाइंस बनाने का तरीका है। तो इस तरह से ये L1 बन जाएगा, ये वाला, ये बन गया L2, ये बन गया M1, ये बन गया M2, ये बन गया N1, N2, 0। तो कहने का मतलब वी कंक्लूडेड, इससे हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ कि अगर 2 लाइंस पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर होंगी, 2 लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर्स होंगी डेफिनेटली, यदि ठीक है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग दिक अनुपात यानी
संगत दिक् अनुपात या कह लो डायरेक्ट कॉरिस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम अगर ज़ीरो आता है तो इससे यही कंक्लूडेड निकलता है, ना केवल डायरेक्शन रेशियोज का बल्कि डायरेक्शन कोसाइंस का भी प्रोडक्ट अगर का सम अगर ज़ीरो आता है, प्रोडक्ट का सम, तो वो सेम रिजल्ट आपको शो करेगा, यानी दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो यही वाला कंडीशन हम लगाएंगे। इसको हम प्रूव करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि प्रीवियसली मैंने आपको प्रूव नहीं करके दिखाया था पिछले वीडियो में, तो अभी बता दिया है। तो दो लाइंस के परपेंडिकुलर होने के लिए या तो ये कंडीशन लगाओगे अगर उनकी डायरेक्शन रेशियोज दे रखी हैं, या फिर ये वाली कंडीशन लगाओगे यदि उनकी डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए। तो इस तरह से ये इतना हिस्सा आपको यहाँ नहीं करना है, सिर्फ समझाया, लेकिन ये कंडीशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो पहली दूसरी लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी यदि ये वाली कंडीशन लगे, तो हम क्या करेंगे, L1 अपॉन ये लेफ्ट हैंड साइड हमने पकड़ा और L1 की जगह 12/13, L2 की जगह 4/13, फिर M1 की जगह प्लस -3/13, M2 की जगह 12/13, प्लस N1 की जगह -4/13 और उसकी जगह 3/13। 12 4 जा 48/169 माइनस 36/169 माइनस 4 3 जा 12/169। ये रिजल्ट ज़ीरो आएगा निश्चित तौर पे। तो इस तरह से पहली लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गई। फिर आते हैं सेकंड, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, इसका अगर प्रोडक्ट ज़ीरो आता है तो ये दोनों यानी दूसरी और तीसरी लाइन परपेंडिकुलर होती है। 4/13, 3/13, 12/13 -4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13, तो हो गया 12/169, 48/169, 36/169 इज इक्वल्स टू 0। अपने आप आ गया। 36 का मतलब सबका नीचे सेम है, 36 प्लस 12 48 प्लस का 48 माइनस का 48, रिजल्ट 0 आ गया। और अब तीसरी वाली प्रूव करेंगे, पहली और तीसरी। मैं फिर बता रही हूँ, ये नहीं कि ये इसके परपेंडिकुलर है वो उसके परपेंडिकुलर है तो तीसरी भी परपेंडिकुलर होगी। प्लेन में तो ये पैरेलल आ जाती हैं। अगर प्लेन होता ये एक लाइन है इसके परपेंडिकुलर, दूसरी है दूसरे के परपेंडिकुलर, तीसरी है, तो ये पैरेलल हो जाएंगी। लेकिन 3D में ये ज़रूरी नहीं है। अभी ये 3D चल रही है तो ये ज़रूरी नहीं है, ये पैरेलल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, ये परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं, परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकती। तो तीनों सेट को अलग अलग प्रूव करके दिखाना होगा। तो फॉर दैट अब हम क्या प्रूव करेंगे, L1 L3 यानी पहली और तीसरी लाइन। ये L1 है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन के डायरेक्शन को साइंस हैं। तो ये कंडीशन आप लगाएंगे और डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। तीसरी वाली L1 L3, M1 M3, N1 N3 को आप निकालेंगे तो ये होगा 12/13 इंटू 3/13 प्लस -3/13 -4/13 and the last is plus -4/13 into 12/13। ये हाँ राइट, ये हो गया 12 3 जा 36/169 माइनस माइनस प्लस 12 3 4 जा 12/169 और ये हो गया 48/169। डेफिनेटली 0 हो गया। अतः L1 यानी पहली लाइन परपेंडिकुलर था L2 के, पहले वाले से कंक्लूड किया, L2 परपेंडिकुलर L3 के दूसरे से कंक्लूड किया और तीसरे से कंक्लूड किया क्या, L1 परपेंडिकुलर है L3 के। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 ये कहता है कि दो लाइन दे रखी है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ये शो करना है। पहली लाइन, फर्स्ट लाइन जो जा रही है किसी दो बिंदुओं से होके जा रही है,
बिंदु 1 -1 2 एंड 3 4 -2, इससे जाने वाली रेखा दूसरी रेखा जो है किन दो पॉइंट से जा रही है, 0 3 2 एंड 3 5 6। पहली रेखा दूसरी रेखा, दो रेखाएं हैं, दो इससे जा रही हैं इससे जा रही हैं, कहते हैं ये एक दूसरे पर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। शो दैट, सिद्ध करना है, इसे L1 मान लेते हैं, इसे L2 रेखा सिद्ध करना है, टू प्रूव कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये आपको प्रूव करना है। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी, या तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट का, यानी या तो हम यूज़ करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, जहाँ ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज़ हैं अलग अलग लाइन के। या फिर ऊपर वाली अभी यूज़ की थी L1 L2 वाला, ये डायरेक्शन कोसाइंस के लिए L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0, ये डायरेक्शन कोसाइंस की कंडीशन हो गई। अब इनसे हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालें या डायरेक्शन रेशियोज़ आसानी से निकलेगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर दो कोऑर्डिनेट्स, ये फिर अगर मैं एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा। अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, मैं बार बार इसलिए बता के चल रही हूँ क्योंकि नई चीज़ें हैं, आप बार बार भूल जाएंगे। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज़ कैसे निकालेंगे, सीधा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इस तरह से आप डायरेक्शन रेशियोज़ निकालते हैं। और अगर इसी से डायरेक्शन रेशियोज़ निकल गई, फिर डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, जो भी ये क्वांटिटीज़ आती है, लेट सपोज मैं इसको A मानती हूँ या इसको B मानती हूँ और इसको C मानती हूँ, तो इन्हीं के अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C² से तीनों को जब डिवाइड कर देंगे, दैन इट बिकम्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो जब आपको कोऑर्डिनेट दिए होते हैं उससे डायरेक्शन रेशियोज़ एकदम निकलते हैं, तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाले ही क्यों, जब हमारी कंडीशन इससे काम चल जाएगा, इसलिए हम डायरेक्शन रेशियोज़ निकालेंगे। तो आप कहेंगे L1 के डायरेक्शन रेशियोज़ के दिक् अनुपात, कुछ बच्चे हिंदी के हैं कुछ इंग्लिश के हैं, मैं इस तरह से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि दोनों बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डायरेक्शन रेशियोज़, DRs का होता है डायरेक्शन रेशियोज़। तो A1 यानी पहले वाले का क्या हुआ, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1, B1 4 माइनस माइनस 1 यानी 5, और C1 -2 यानी -4। L2 के दिक् अनुपात दूसरी, इसी तरह से दूसरी लाइन के, यानी दूसरे के डायरेक्शन रेशियोज़ 3 - 0 A2 मान लो इसे, P2 हो गया 5 - 3, C2 हो गया 6 - 2। इस पॉइंट में से इस पॉइंट माइनस करते हुए 3 2 4। अब इसके A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियोज, इसके A2 B2 C2, और अब ये कंडीशन लगाएंगे तो आप देखेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, अगर हम करें तो A1 हुआ 2, A2 हुआ 3, B1 हुआ 5, B2 हुआ 5, B2 हुआ 2, और C1 हुआ माइनस का 4 और C3 हुआ प्लस का 4। तो ये 6, ये 10, ये माइनस का 16। क्लियरली रिजल्ट आपको 0 दिख रहा है, इसलिए देयरफॉर हैंस प्रूव्ड L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है पैरेलल होने की कंडीशन। दो लाइन की कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, दो लाइन किन दो कोऑर्डिनेट से होके जा रही है, उसके
कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहली लाइन जा रही है 0.478 एंड दूसरा 0.234 पहली लाइन है। दूसरी लाइन है जो पॉइंट्स -1, -2, 1 एंड 1, 2, 5 इनसे होकर जा रही है। आपको बताना है बोथ लाइंस पैरेलल हैं। दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं, मैं कंडीशन आपको यहाँ लिख देती हूँ, यानी हमको ये प्रूव करना है कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जबकि A1, B1, C1 डायरेक्शन रेशियोज़ हैं पहली वाली लाइन के, A2, B2, C2 हैं डायरेक्शन रेशियोज़ दूसरी लाइन के, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन दे आर सेड टू बी पैरेलल। द टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल। फाइन। तो अब उसी ढंग से अभी जैसे हमने किया था, A1 कितना हुआ 2 - 4। आप चाहे x1 - x2 लो या x2 - x1, पर फिर सारे उसी तरह से लेना। ये नहीं कि एक बार x1 - x2 और एक बार y2 - y1 कर दो। तो जस्ट मेक वन हैबिट, तो उससे गड़बड़ी नहीं होगी। B1 हो गया -2, B1 हो गया 3 - 7 दैट इज़ -4, और C1 हो गया 4 - 8 बराबर ये भी -4 हो गया। देन कम्स टू A2 1 - -1 यानी 2, B2 इज 2 - -2 4, और C2 हो गया 5 - 1 यानी +4। तो अब आप देखेंगे A1/A2 इज़ -2/2 यानी -1, B1/B2 -4/4 -1, and C1/C2 is -4/4 that is again -1. Therefore A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2. Therefore पहली line is parallel to first line is parallel to the second line. दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी रेखा का समीकरण ज्ञात करो। रेखा का समीकरण, इक्वेशन फाइंड आउट करो, बताना है। जो किसी लाइन 1, 2 किसी पॉइंट 1, 2, 3 से जाता है एंड इट इज़ पैरेलल टू वेक्टर 3i + 2j - 2k। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उस रेखा का समीकरण r वेक्टर है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ये फॉर्मूला उस लाइन का है जो किसी पॉइंट a से जाता है, जिसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट a का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर होता है, और कोई वेक्टर b के पैरेलल होता है वो रेखा। तो वो लाइन की इक्वेशन ये है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि a वेक्टर यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, एंड दैट इज़ 1i + 2j + 3k, ये a वेक्टर हो गया। और वो लाइन जो हमें चाहिए वो इस लाइन के पैरेलल है, तो b वेक्टर जो होगा वो क्या होगा 3i + 2j - 2k। तो इस तरह से डायरेक्ट अगर हम रखते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी जो हमें लाइन चाहिए, रेखा का समीकरण चाहिए, रिक्वायर्ड जो भी आंसर चाहिए वो कितना होगा, r वेक्टर बराबर a वेक्टर की जगह लिखेंगे i + 2j + 3k + लैम्डा टाइम्स 3i + 2j - 2k। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, बट दिस इज इन वेक्टर फॉर्म।
इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया है कि कौन से फॉर्म में देना है, तो चूंकि इन्होंने वेक्टर फॉर्म में हमें वेक्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ था और सब कुछ, तो आपने वेक्टर फॉर्म में कर दिया। इन केस अगर ये कहते नहीं दोनों में बताओ, वेक्टर भी बताओ और वो भी बताओ, तो दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में क्या क्या था आपका इक्वेशन का, क्या डेफिनेशन थी, मतलब फॉर्मूला था x माइनस x1 अपॉन फॉर्मूला मैंने शायद ये बताया था, x माइनस a1 अपॉन b1, y माइनस a2 अपॉन b2, z माइनस a3 अपॉन b3, जहाँ b वेक्टर जो था उसके कोऑर्डिनेट्स या जिसके यानी ये जो वेक्टर है b वेक्टर, तो ये b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो b वेक्टर के ये b1 b2 b3 क्या b वेक्टर के i j k के आपके कोफिशिएंट्स हैं, जिसे कि हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। इस रेखा में डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं ढूंढना हो, इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी आंसर निकाला है, अगर इस क्वेश्चन में ये कहें ये जो रेखा हमने निकाली इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो ये लैम्डा के साथ जो आपका वेक्टर है उसमें जो आई जे के जो कोफिशिएंट्स है दे आर एक्चुअली डायरेक्शन रेशियोज एंड दे बिकम्स डायरेक्शन कोसाइंस। वो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते अगर इनके सबके स्क्वायर्स का सम यानी वर्गों का योग अगर 1 होता, तो यही डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते। और अगर नहीं बनते तो फिर इनको कैसे बनाया जाता, इनके वर्गों के योग के अंडर रूट से ही इन सबको डिवाइड किया जाता। तो ये मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा के लिए बता रही हूँ, आपका तो आंसर यहाँ पूरा हो गया। तो अगर इस फॉर्म में कहते नहीं इसमें हमें कार्टेशियन भी बताओ, तो कैसे बनाते, x माइनस और a1 a2 a3 क्या है, इस वेक्टर a के कोऑर्डिनेट हैं यानी 1 2 3, तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, a3 कितना है 3। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आप चाहिए होती तो ये x माइनस 1 अपॉन b1 का मतलब 3, y माइनस 2 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ इनका रूप बदल गया, ये कार्टेशियन फॉर्म में है और ये आपकी वेक्टर फॉर्म में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम टू सेम। उसमें भी आपको कहते हैं एक इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जो पॉइंट 1 2 3 से होके जा रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन पूछिए जो इस पॉइंट से होके जा रहा है, और तो ये वेक्टर ए के कोऑर्डिनेट हो गए सीधा सा, भले ये पॉइंट ए हो गया लेट सपोज, तो वेक्टर ए क्या बन गया आपका 1i प्लस 2j प्लस 3k। और कहते हैं इस दूसरा वेक्टर जिसके पैरेलल वो रेखा में लाइन हमें बनानी है, रेखा बनानी है, तो वो वेक्टर बी को बोलते हैं हम उसे, तो 3i प्लस 2j माइनस 2k, ये वेक्टर बी हो गया। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई डायरेक्टली, ए वेक्टर यानी i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स 3i प्लस 2j माइनस 2k, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म बन गई। अगेन ये अगर कार्टेशियन फॉर्म में कहते, यदि कहते, मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका हाथ साफ हो जाए, आपको कंसेप्ट याद हो जाए। कार्टेशियन फॉर्म में अगर कहते तो ये कैसे बनता, x माइनस एक्स का कोऑर्डिनेट a पॉइंट का अपॉन 3 पहला डायरेक्शन रेशियो अलोंग x एक्सिस, फिर इज इक्वल्स टू y माइनस y कोऑर्डिनेट पॉइंट का अपॉन y डायरेक्शन में डायरेक्शन रेशियो एंड z माइनस तीसरा z माइनस 3 अपॉन दिस इज माइनस 2। ये दोनों एक सी हो गई क्या, ओह ये तो क्वेश्चन 4 ही रिपीट कर दिया, ओह आई एम सो सॉरी, ओह ये तो क्वेश्चन अलग कर दिया, सॉरी ये क्वेश्चन 4 दोबारा कर दिया, आई एम सॉरी। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, चश्मे में कम दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन, अब ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों फॉर्म में इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और किसी बिंदु से जा रहे हैं, किसी पॉइंट से जा रहे हैं, जो पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जिसके थ्रू जा रही है वो है 2i माइनस जे प्लस 4k, और जिस डायरेक्शन में जा रही है जिसको हम b वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं हो गया i प्लस 2j माइनस k। इसको हम जनरली a वेक्टर का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो जो वेक्टर इक्वेशन होगी वो क्या होगी, r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। लैम्डा मेंशन कीजिए, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, कोई भी स्विच चर हो गया आपका। ये हो गया r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो वेक्टर इक्वेशन तो बन गई आपकी 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस 2j माइनस k। और अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या बताया था, x माइनस, अगर ये बिंदु इस वेक्टर फॉर्म में दिया है तो इस बिंदु a का जो बिंदु a होगा, इसे अगर पॉइंट a मान लेते हैं तो इस a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 माइनस 1 4। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे और इसके पैरेलल हैं तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 1 2 माइनस 1। फिर से लिख लीजिए, a फॉर कार्टेशियन फॉर्म, a के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक मीन्स कोऑर्डिनेट्स 2 माइनस 1 4, और वेक्टर b जो लाइन है या रेखा b के दिक् अनुपात, वो क्या होगा, वेक्टर b का है आपका ये, तो i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 2 और k का कोफिशिएंट -1, ये दिक् अनुपात हो गए। तो इस तरह से क्या फॉर्मूला बताया था, x माइनस 2 अपॉन 1, y माइनस माइनस 1 अपॉन 2 और z माइनस 4 अपॉन -1। तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन 2, और इसे मैक्सिमम आप 4 माइनस z लिख सकते हो। यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, यहाँ भी छोड़ सकते हो, बोथ आर करेक्ट, आप वहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले के क्वेश्चन हैं, फॉर्मूले आपको समझ आने चाहिए या फिर आपको निकालने आने चाहिए। समझ याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हर बार आप नहीं निकालेंगे बैठकर। क्वेश्चन नंबर 6, अब की बार ये आपको दे रखी है, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन कौन से फॉर्म में चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म। जो किसी पॉइंट किससे होके जा रहा है, -2 4 और -5, एंड वो लाइन L1 जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड लाइन, उसे L1 मानते हैं, वो L2 लाइन के पैरेलल है। और L2 लाइन हमें क्या दे रखी है, x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू z प्लस 8 अपॉन 6। ये दूसरी लाइन दे, कहते हैं एक इक्वेशन फाइंड आउट करो जो इस लाइन के पैरेलल हो और इस पॉइंट से जाए, और वो इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म में। तो याद रखिए, अगर हमें चाहिए x माइनस a1 या x माइनस x1 अपॉन a1, a मान लो, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, तो ये जो रेखा आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, ये वो रेखा है जो किसी पॉइंट x1 y1 z1 से होके गुजरती है, तथा इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो a b c हैं। तो जब
ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए, बशर्ते ये वाली लाइन इस फॉर्म में लिखी हो। तो अगर मैं L2 को लिखूं, L2 को फिर से, L2 को मैं लिख सकती हूँ x माइनस -3/3, y -4/5, z -8/6। जब इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, याद रखिए पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है जो लाइन आपको दे रखी है। मान लीजिए अगर ये 4 - y होता तब आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते थे, तो आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L2 क्या होंगे, 3, 5, 6। L2 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, 3, 5, 6। देयरफॉर L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 3, 5, 6, क्योंकि L1 और L2 दोनों पैरेलल हैं। और अब इस पॉइंट से जा रहा है, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो x माइनस x1 पॉइंट क्या हो गया, -2 अपॉन a क्या हो गया, 3, y माइनस y1 क्या हो गया, 4 अपॉन b कितना हो गया, 5 इज इक्वल्स टू z -5 अपॉन नीचे 6, c की वैल्यू। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपकी निकली, x + 2/3, y -4/5, z + 5/6। तो ये उस इक्वेशन चाहिए जो हमें चाहिए, मतलब L1 की इक्वेशन की। L1 और L2 पैरेलल हैं, तो ये पहचान हो गई। L1 और L2 अगर पैरेलल हैं तो निश्चित तौर पे जो नीचे वाली संख्याएं लिखी हैं, जिसे कि हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, ये ज़रूर बराबर होंगी। तो ये लाइन आपको दे रखी थी, तो 3, 5, 6 उसका है, तो 3, 5, 6 इसका होगा। कैप्ट इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में आना चाहिए ऊपर वाला। पहले ऊपर वाला x - x1, y - y1, z - z1 के रूप में होना चाहिए। तो ये थी आपकी इक्वेशन 6। अब आते हैं क्वेश्चन 6, तो आते हैं क्वेश्चन 7 पर। कहते हैं एक रेखा दी हुई है, कार्टेशियन फॉर्म में रेखा दे रखी है आपको। रेखा x - 5/3, y + 4/7 इज इक्वल्स टू z - 6/2। इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है रेखा का। ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, वेक्टर फॉर्म आपसे पूछा है। मैं फिर से याद दिलाती चलूँगी हर बार, आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक इक्वेशन x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c है, तो इस इक्वेशन का जो वेक्टर फॉर्म है सीधा कैसे बनाओगे, r वेक्टर बराबर x1 i, y1 j, मेक श्योर बीच में माइनस हो, प्लस z1 k प्लस लैम्डा टाइम्स ai प्लस bj प्लस ck। इस तरह से ये आपकी वेक्टर फॉर्म बनती है। तो वेक्टर, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म है तो ये वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है तो इससे कार्टेशियन फॉर्म, तो दोनों इंटरचेंजेबल हो गई, इससे ये और इससे ये फॉर्मूला है, ये आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे इस फॉर्म में। तो आप कहेंगे वेक्टर फॉर्म जो है, आंसर जिसे कहेंगे इस लाइन का वेक्टर फॉर्म, यानी सदिश रूप हिंदी में, आर वेक्टर बराबर, यहाँ x1 की वैल्यू क्या है, 5, तो 5i। फिर अब इसे कन्वर्ट करोगे पहले, क्योंकि ये आपका y + 4 का फॉर्म में है, तो इसको क्या लिखोगे, y - -4। तो अब y1 की जगह क्या आ गया, -4, प्लस z1 की जगह 6k, प्लस लैम्डा टाइम्स जो नीचे लिखा हुआ है ABC, तो इट इज़ 3i + 7j + 2k। तो इसलिए याद रखिए इस फॉर्म में होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए। तो ये हो गया 5i - 4j + 6k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i + 7j + 2k। ये आपकी
वेक्टर इक्वेशन हो गई। अब आती है क्वेश्चन नंबर 8 पर। हो, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया, चलो देखती हूँ 8। प्रश्न नंबर 8 पे आओ। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से जाने वाली रेखा का समीकरण इन बोथ द फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म जो होगा वो मैंने आपको याद दिला दूँ। वेक्टर फॉर्म जो है, वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर बराबर x1i प्लस x2 y1 j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये मैंने सीधे फॉर्मूला लिख दिए। और अब आपका ये मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया। अब जो पॉइंट्स दे रखा है, कहते हैं उस लाइन का आप रेखा बताइए समीकरण जो ओरिजिन से जाता हो। यानी पहला जो पॉइंट है वो है 0 0 0 और दूसरा पॉइंट जो है बी मान लेते हैं अगर उसे, तो 5 माइनस 2 3। तो x1 कितना हो गया 0 y1 0 z1 0 और x2 की जगह x2 y2 z2 की जगह 5 माइनस 2 और 3। तो इस तरह से वेक्टर इक्वेशन क्या बनी, आर वेक्टर बराबर 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, प्लस लैम्डा टाइम्स 5 माइनस 0 इज़ 5i माइनस 2 माइनस 0 इज़ माइनस 2j प्लस 3 माइनस 0 इज़ 3k। x1 y1 z1 की जगह 0, x2 y2 z2 की जगह 5 माइनस 2 3। तो ये वेक्टर इक्वेशन होगी। और कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म क्या हो गई, आप इसे क्या ले सकते हो, x माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 यानी 5, y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0 यानी y अपॉन माइनस 2, और ये हो गया z माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 यानी ये। तो ये दोनों आपकी इक्वेशन हो गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसी पर आपका है क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सेम फॉर्मूले पे दोनों ही इक्वेशन पूछी है। अब की बार जो पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए दे रखा आपका -3 माइनस 2 माइनस 5 और पॉइंट बी दे रखा आपका 3 माइनस 2 6। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं। यानी x1 दे रखा है 2 3, y1 दे रखा है -2, z1 दे रखा है -5 और x2 दे रखा है 3, y2 दे रखा है आपका कहाँ गया, y2 दे रखा है -2 और z2 दे रखा है आपका 6। तो वेक्टर इक्वेशन होगी आर वेक्टर बराबर 3i प्लस -2j प्लस -5k प्लस लैम्डा टाइम्स 3 माइनस 3 0i 0j -2 माइनस 2 और -6 माइनस -5 यानी 11k। तो कुल मिला के 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा 11 लैम्डा k वेक्टर। ये हुई वेक्टर इक्वेशन
और अगर आप उस पर आएंगे कार्टेशियन फॉर्म में, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। x माइनस x1 यानी 3 अपॉन 3 माइनस 3 यानी 0, y माइनस माइनस 2 अपॉन माइनस 2 माइनस माइनस 2 यानी 0, और ये हो गया z माइनस माइनस 5 अपॉन 6 माइनस माइनस 5 यानी 11। तो x माइनस 3 अपॉन 0, y प्लस 2 अपॉन 0, z प्लस 5 अपॉन 11। अब ये मत कहना मैडम अपॉन में तो 0 नहीं आता, ये अपॉन नहीं है, एक्चुअली रेशियो है। ये रेशियो डायरेक्शन रेशियोज बता रहा है। समथिंग अपॉन 0 ये कोई आपका मतलब नंबर नहीं है, फंक्शन नहीं है ये कि फंक्शन नॉट डिफाइंड है। इट इज़ रेशियो बिटवीन द टू। तो ये याद रखिए, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। और यहाँ से अब आपको पता चला इस लाइन की जो आपकी डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या क्या है, 0 0 11। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ये रेखा x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है और y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है, और वो रेखा जो x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर हो, क्योंकि जिसका डायरेक्शन 0, डायरेक्शन रेशियो 0 आ रहा है, यानी डायरेक्शन कोसाइन 0 आ रहा है। डायरेक्शन कोसाइन 0 आने का मतलब कॉस की वैल्यू 0 आ रही है, और कॉस किस एंगल के लिए 0 होता है? कॉस 90 के लिए 0 होता है। यानी x एक्सिस से भी 90 डिग्री का कोण बना रही है ये वाली लाइन, और y एक्सिस से भी। और वो लाइन जो दोनों से 90 डिग्री का कोण बनाती है वो क्या होती है? z एक्सिस। तो इसका मतलब वो लाइन क्या हो गई? z एक्सिस के पैरेलल तो हो गई, ठीक है, लेकिन ओरिजिन से नहीं जा रही, वो 11 यूनिट के डिस्टेंस से होकर जा रही है। तो ये मतलब हुआ, साथ साथ ये बताने का मतलब, हालांकि ये पूछा नहीं गया था, सिर्फ आपसे ये 2 आंसर पूछे गए थे। तो यहाँ प्रश्न नंबर 9 तक करिए, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, फिर आगे के क्वेश्चन अगले उसमें बताएंगे। थैंक यू।